बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो अनाथ बहनें सुरभि और सपना अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी। क्योंकि कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में सुरभि और सपना के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए दोनों बहनें अपने चाचा के साथ उनके घर आ जाती हैं। लेकिन चाची महिमा दोनों बहनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। सुरभि बड़ी थी और सपना अभी बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी महिमा सुरभि से घर का सारा काम करवाती थी और कभी कभी महिमा का बस चलता तो वह सपना से भी काम करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना अपनी बड़ी बहन सुरभि से कहती है, दीदी अगर मैं इस तरह से छोटे मोटे घर के काम करती रही तो मैं तो स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मेरा पढ़ाई करने का बहुत मन है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ ताकि हम चाची की नर्क जैसी जिंदगी से बाहर निकल जाएं। दीदी एक बार चाची से बात करके देखो ना, क्या पता वह मेरा स्कूल में एडमिशन ही करा दे। कितना अच्छा लगेगा, मैं यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाऊंगी। दीदी बात करो ना। सपना मेरी प्यारी बहन, यह जो तुम ख्वाब देख रही हो बहुत अच्छा है, लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि चाची जी ऐसा नहीं होने देंगी। चाची जी ने हमें अपने घर में रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन वह हमें इस घर का सदस्य नहीं मानती, वो तो हमें इस घर का नौकर मानती हैं। क्या तुम्हें पता नहीं वह हमसे किस तरह से नौकरों की तरह काम करवाती हैं? फिर तुम ही बताओ, वह तुम्हें स्कूल कैसे जाने देंगी? सुरभि और सपना आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर महिमा आ जाती है और सुरभि को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, तुम दोनों मनहूस बहनें यहाँ बैठकर क्या खिचड़ी पका रही हो? मनहूस सुरभि की बच्ची, मैंने तुझसे कितनी देर पहले कहा था कि मुझे भूख लगी है, मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बना कर लेकर आ, लेकिन महारानी है कि यहाँ आकर अपनी बहन से गप्पे लड़ा रही है। चाची जी मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग से निकल गया, बस मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी सुरभि किचन में जाकर जल्दी जल्दी महिमा के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने चाची के रूम में लेकर जाती है। सुरभि के दिमाग में सपना की ही बात चल रही थी, तभी वह बहुत हिम्मत करती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी सपना पढ़ना चाहती है, उसका बहुत दिल चाहता है कि वह स्कूल जाए, कृपया करके आप उसका स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। आप मुझसे चाहे रात दिन जितना चाहें उतना काम करा लेना, मैं कभी मना नहीं करूंगी, लेकिन बस आप मेरी बहन को स्कूल जाने की परमिशन दे दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुरभि के इतना कहते ही महिमा आग बबूला हो जाती है और वह गरम गरम खाने की थाल सुरभि के ऊपर फेंक देती है और उसके बाद सुरभि को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस तेरी बहन को पढ़ लिखकर कौन सा कलेक्टर बन जाना है, रहेगी तो वो फिर भी मेरे घर की नौकरानी ही। आज तो तूने मेरे सामने ऐसी बात कर दी है, अगर तूने दोबारा से स्कूल जाने की बात की तो फिर मैं तुम दोनों बहनों को अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी, फिर रहना सड़क पर भीख मांगते हुए। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी, ये क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है? महारानी की बहन को स्कूल जाना है, अब चल यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया मनहूस। बेचारी सुरभि रोते हुए अपनी चाची के पास से आ जाती है। तभी सपना अपनी बहन के लिए हल्दी का लेप लेकर आती है और कहती है, दीदी मुझे माफ कर दो, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं आपसे स्कूल जाने की बात नहीं करती तो अब चाची से भी बात नहीं करती और ना ही चाची आपकी इतनी पिटाई करती और गरम गरम खाना आपके ऊपर भी नहीं फेंकती। दीदी ये हल्दी का लेप लगा लीजिए, इससे आपके जख्म ठीक हो जाएंगे और मैं आज के बाद स्कूल जाने के बारे में कभी नहीं कहूँगी। अपने दिल और दिमाग से ये ख्याल निकाल दूंगी। ऐसा कहकर सपना बहुत रोती है और सुरभि भी अपने जख्मों पर हल्दी का लेप लगा लेती है और दोनों बहनें रोते रोते सो जाती हैं। सुबह होने के बाद महिमा सुरभि को बुलाती है और उससे कहती है, सुनकर अंजलि, मेरी बेटी अपनी नानी के घर से वापस आ रही है और मेरी बेटी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना और उसके रूम को दुल्हन की तरह सजा देना। और हाँ, 5 तरह के अलग अलग पकवान भी बना देना, क्योंकि मेरी बेटी को अलग अलग वैरायटी का खाना खाना बहुत पसंद है। और तो सुन, सपना की बच्ची पूरे गार्डन की सफाई करेगी, मेरी बेटी को गार्डन भी गंदा पसंद नहीं है। मेरी बेटी को अगर तुम दोनों मनहूस बहनों की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब चलो यहाँ से, अपना काम करो।
बेचारी सुरभि के हाथ में अभी भी छाले थे, उनमें अभी भी जलन हो रही थी, लेकिन वह अपनी चाची को काम करने से मना नहीं कर सकती थी। उसकी मजबूरी थी। ऐसे ही छालों में इतने दर्द में घर का सारा काम करना पड़ता है। पहले वह पूरे घर की सफाई करती है, महिमा की बेटी सुनैना के रूम को दुल्हन की तरह सजाती है, और उसके बाद इतने दर्द में, इतनी जलन में बहुत मुश्किल से चूल्हे के पास जाकर 5 तरह के अलग अलग पकवान बनाती है। और वहीं दूसरी तरफ सपना गार्डन की सफाई कर रही थी। ऐसे ही दोनों बहनें अपना अपना काम कर रही थी। कुछ समय बाद सुनैना अपनी नानी के घर से वापस आ जाती है और वह डाइनिंग पर बैठकर अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी। तभी उसकी नजर दोनों बहनों के ऊपर जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, ओहो मम्मी, मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मुझे ऐसी बहन जी और गंवार नौकरानियां बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम नौकरानी भी तो मेरे स्टेटस की होनी चाहिए। मुझे दोनों बिल्कुल पसंद नहीं है और खाना भी ज्यादा अच्छा नहीं बनाया। देखो तो कितनी मिर्चें हैं। आप इन्हें फौरन इस घर से निकाल दीजिए और जैसी नौकरानी मुझे पसंद है इस घर में वैसी ही नौकरानी रहेंगी। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे बिटिया कोई बात नहीं, अगर तुझे दोनों नौकरानी पसंद नहीं है तो क्या हुआ, मैं अभी निकाल देती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को उदास नहीं कर सकती। चलो चलो तुम दोनों अपना बोरे बिस्तर बांधो और इस घर से रफू चक्कर हो जाओ और दोबारा से यहाँ नजर उठाकर भी मत देख लेना, क्योंकि मेरी बेटियों को तुम पसंद नहीं आई और मेरी बेटी की पसंद मेरे लिए सबसे पहले है। चलो निकलो यहाँ से। चाची जी, यह आप क्या कह रही हैं? इतनी रात को हम दोनों बहन कहाँ जाएंगे? हमारा तो आपके सिवा और कोई नहीं है। चाची जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके हमें मत निकालिए। हाँ हाँ चाची जी, सुरभि दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे और मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। कृपया करके हमें घर से बाहर मत निकालिए। आप हम दोनों बहनों से जितना काम कहेंगे हम उतना काम करने के लिए तैयार हैं और सुनैना दीदी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे, लेकिन कृपया करके हमें घर से बाहर मत निकालिए चाची जी। दोनों बहनें अपनी चाची के सामने बहुत गड़गड़ाती हैं, उनके पैर भी पड़ती हैं, लेकिन चाची को बेचारी दोनों अनाथ बहनों के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता और वह धक्के मारकर दोनों को निकाल देती हैं। दोनों बहनें रात के अंधेरे में इधर से उधर भटकती रहती हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। दोनों बहनें सड़क के किनारे सो जाती हैं। सुबह होने के बाद सपना रोते हुए सुरभि से कहती है, दीदी अब हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगी? दीदी कल से खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं भूखे पेट एक और कदम नहीं चल सकती। अब हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? ये हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आ पड़ी। हमारा तो इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा और कोई है ही नहीं दीदी। सपना मेरी प्यारी बहन, ऐसे नहीं रोते। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता अपने आप बन जाता है। अगर हमारा कोई नहीं है, हम तो है ना एक दूसरे का सहारा। हम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आएंगे और अपने लिए जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाएंगे और वहाँ पे रहेंगे। और रही खाने की बात, तो मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करूँगी। वहाँ से जो भी पैसे मिलेंगे उसी से हम अपना गुजर बसर करेंगे। ठीक है मेरी प्यारी बहन, ऐसे नहीं रोते, चुप हो जाओ। ऐसा कहकर दोनों बहनें गले लगकर बहुत रोती हैं और दोनों बहनें जंगल से लकड़ियां लेने जाती हैं और अपने रहने के लिए एक छोटी सी कुटिया बनाती हैं। और उसके बाद सुरभि बड़े बड़े घरों में जाती है, उनसे झाड़ू पोंछे का काम मांगती है। लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद सुरभि को एक जगह काम मिल जाता है। अब सुरभि जमींदार के यहाँ झाड़ू पोंछा साफ सफाई करने का काम करने में लग जाती है और उसे वहाँ काम करके जो भी पैसे मिलते थे उसी से वह अपना और अपनी बहन का पालन पोषण करती थी। एक दिन सुरभि सोचती है, सपना पढ़ना चाहती है। अगर मैं और ज्यादा मेहनत करूं, एक समय खाना खाऊं, तो जो पैसे बचेंगे उसी से मैं सपना का स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। मेरा क्या है, एक समय खाना खाकर भी मेरा गुजारा हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर सुरभि सपना को 2 वक्त का खाना खिलाती है और खुद 1 वक्त का खाना खाती है। और एक घर की जगह अब सुरभि 4-5 घर में झाड़ू पोंछा करने जाती है और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करती है ताकि वह सपना का स्कूल में एडमिशन करा सके। और अब उसके पास कुछ ही दिनों में इतने पैसे इकट्ठा हो चुके थे कि वह सपना का स्कूल में एडमिशन करवा सकेगी। सुरभि बहुत खुश थी कि अब सपना का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अचानक एक तूफान आता है और दोनों बहनों की इन खुशियों को उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि एक रात दोनों की इस छोटी सी झोपड़ी में चोर आ जाते हैं और सुरभि ने जो पैसे जोड़ कर रखे थे, जो भी घर में राशन था, वह सब चोर चुरा कर ले जाते हैं। सुबह उठकर दोनों बहनें देखती हैं तो उनकी कुटिया में कुछ भी नहीं था। यह देखकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुरभि बहुत ज्यादा रोती है।
सपना, मेरी प्यारी बहन, यह क्या अनर्थ हो गया। हमारे घर में जो भी था सब चोरी हो गया। मैंने कितनी बहनों से एक एक पाई करके जोड़ी थी, लेकिन चोरों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ये हम गरीबों की कैसी परीक्षा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, एक के बाद एक शुरू हो जाती है। सपना, मैं काम पर जा रही हूँ, मालकिन से कुछ पैसे मांग कर देखूंगी, अगर मिल गए तो घर का राशन लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। ऐसा कहकर सुरभि रोते हुए घर से काम करने के लिए जा रही थी। तभी उसे रास्ते में जाल में एक चिड़िया फंसी नजर आती है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। सुरभि तुरंत उसके पास जाती है, उसे जाल से बाहर निकालती है, नदी से पानी पिलाती है और जड़ी बूटी के पेड़ से कुछ जड़ी बूटियां लेकर उस चिड़िया के जख्मों को ठीक करती है। तभी वह चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। असल में वह एक बहुत सुंदर परी थी। तभी वह सुरभि से कहती है, सुरभि, तुमने एक परिंदे को बचाने के लिए कितना प्रयास किया। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो, मेरी जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी के पास। ऐसा कहकर परी अपने साथ सुरभि को जहाँ पर जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी थी वहाँ ले जाती है, जहाँ एक तरफ सोने के नेकलेस की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ चांदी के नेकलेस की नदी बह रही थी। तभी जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी से आवाज आती है, नटखट परी, तुम इस लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर आई हो। इसका मतलब तुम मेरी नदी से इसे जादुई नेकलेस देना चाहती हो। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से पता है, जब तक ये अपनी परीक्षा में पास नहीं होगी तब तक मैं इसकी मदद नहीं कर सकती। हाँ तो तुम सुनो लड़की, अगर तुम जादुई चांदी के नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो तुम्हारे सामने सोना, हीरे, जवाहरात, बहुत सारी धन दौलत पड़ी मिलेगी। और अगर तुम जादुई सोने की नेकलेस की नदी की तरफ जाओगी तो वहाँ बहुत सारी वृद्ध महिलाएं हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बताओ, अब तुम दोनों जादुई सोने और चांदी के नेकलेस की नदी की किस तरफ जाओगी? जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी, मेरे माता पिताजी हमें हमेशा सिखाते थे कि अपने से बड़ों की मदद या उनकी सेवा करना पुण्य का काम होता है और पुण्य धन दौलत से बढ़कर होता है। इसलिए मैं धन दौलत नहीं बल्कि वृद्ध महिलाओं की मदद करना चाहूंगी और धन दौलत का लालच बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। सच में नटखट परी, यह लड़की बहुत अच्छी है। सुरभि, तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जादुई सोने का नेकलेस मिलता है। तुम इससे जो भी चाहो वह मांग सकती हो, कितनी भी धन दौलत। नटखट परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई सोने और चांदी की नेकलेस की नदी से जादुई सोने का नेकलेस देने के लिए। सुरभि नटखट परी को धन्यवाद कहकर घर वापस आ जाती है और सपना को जादुई सोने के नेकलेस के बारे में सब बताती है और दोनों बहनें जादुई सोने के नेकलेस से कहती हैं, जादुई सोने के नेकलेस, हमारे सामने एक महल जैसा घर आ जाए जिसके अंदर कोई भी कमी ना हो और हम दोनों बहनों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, यह सब हमारे सामने आ जाए। सपना और सुरभि के इतना कहते ही जादुई सोने का नेकलेस, एक सुंदर सा घर जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सुंदर सुंदर ड्रेस, बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, यह देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और दोनों बहनें एक शहजादी वाली जिंदगी जीती हैं। और अब सपना स्कूल भी जाने लगती है। अपनी बहन को यूं स्कूल जाते देख सुरभि बहुत खुश होती है, लेकिन जब इस बात की खबर महिमा और उसकी बेटी को लगती है तो दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती हैं। सुने ना बेटा, वह नौकरानी जो हमारे घर में झाड़ू पोंछा करती थी आज महल जैसे घर में रह रही है। मुझसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे पता चला है कि उनके पास जादुई सोने का नेकलेस है। मैं उन दोनों मनहूस बहनों को मारकर वह जादुई सोने का नेकलेस चुराकर लेकर आ जाऊंगी। वह दोनों बहनें मर जाएंगी और हम दोनों बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? ऐसा कहकर महिमा अपनी बेटी के साथ कुछ गुंडों को लेती है ताकि वह सुरभि और सपना को मार सके और जादुई सोने का नेकलेस आसानी से चुराकर लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही महिमा जादुई सोने के नेकलेस को हाथ लगाती है तो उससे बहुत तेज करंट लगता है और उसके बाद जादुई सोने के नेकलेस से बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो उन गुंडों को, महिमा को और सुनैना को तुरंत ही डस लेते हैं और तुरंत ही उन सबकी मृत्यु हो जाती है। उन सभी को उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ दोनों बहनें जादुई सोने की नेकलेस की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं और गांव के सभी गरीब, अनाथ और परेशान लोगों की भी बहुत मदद करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। शांतिपुर नामक गांव में अर्चना और काजल दो दोस्त रहा करती थी। काजल और अर्चना
दोनों अनाथ थीं। इनका इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे का सहारा थी। अर्चना को काजल एक मेले में मिली थी। उस दिन से लेकर आज तक ये दोनों एक साथ रहा करती थी, एक साथ खाती थी और एक साथ ही खेतों में मजदूरी क्या करती थी। एक दिन अर्चना और काजल खेतों से वापस घर आ रही थी। तभी वह देखती हैं दो बच्चे अपने माता पिता के साथ बहुत हंसी खुशी खेल रहे थे। उन्हें देखकर काजल और अर्चना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी काजल अर्चना से कहती है, अर्चना, मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। पता नहीं वो कैसे दिखते होंगे। अगर आज वो मेरे साथ होते तो मेरा जीवन कुछ और ही होता। मैं माँ के हाथ से खाना खाती, पिताजी के साथ घूमने जाया करती और छोटी छोटी बातों पर रूठ जाया करती। कितना अच्छा लगता। देखो तो दोनों बच्चे अपने माता पिता के साथ कितना खुश नजर आ रहे हैं। काजल, तुम्हें पता है, मैंने अपने माता पिता को देखा है। जब मैं 5 वर्ष की थी तब मेरे माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मुझे आज भी याद है, माँ मुझे लोरी सुनाकर सुलाया करती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी और पिताजी तो अपने कंधे पर बिठाकर मुझे पूरा मेला दिखाते थे। लेकिन उस सड़क हादसे ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। काजल, अगर हमारे माता पिता नहीं हैं तो क्या हुआ, हम दोनों दोस्त हैं। देखो, बिल्कुल बहनों की तरह हम अपनी दोस्ती को कभी नहीं टूटने देंगे। अर्चना, तुम ठीक कह रही हो। हम अपनी दोस्ती को कभी नहीं टूटने देंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। अब चलो घर चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ चलो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। बातों से तो पेट नहीं भरेगा, खाना खाकर ही भरेगा। ऐसा कहकर काजल और अर्चना दोनों हंसने लगती हैं और घर जाकर खाना खाकर सो जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काजल को बहुत तेज बुखार आ जाता है। अर्चना काजल को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। तभी डॉक्टर अर्चना से कहते हैं, देखो अर्चना जी, आपके दोस्त का बुखार बिगड़ चुका है। लगता है इन्हें काफ़ी दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और ये काम करती रहीं। इन्हें कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और इनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह चलेगा, तभी हम तुम्हारे दोस्त को ठीक कर पाएंगे, वरना तो हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, 1 महीने का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2.5 से 3 लाख तो मान कर चलो। अर्चना इतने सारे पैसे सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि दोनों मजदूरी क्या करती थी और जो भी कुछ कमाती थी वह रोजमर्रा की चीजों में खर्च हो जाया करती थी। कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। अर्चना लड़खड़ाते शब्दों में डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी दोस्त के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। बस आप काजल का ट्रीटमेंट शुरू करें, आपको समय रहते पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर अर्चना हॉस्पिटल से वापस आ जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि वह इतने सारे पैसों का इंतज़ाम 1 महीने के अंदर अंदर कैसे करेगी। मजदूरी करके तो सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलते हैं, वह 2.5 से 3 लाख रुपए का इंतज़ाम कहाँ से करेगी। अर्चना जमींदार के पास जाती है और उनसे मदद की भीख मांगती है। जमींदार साहब, आप तो इतने धनवान हैं, अगर आप किसी को 3 लाख रुपए दे दें तो आपकी धनराशि में कोई कमी नहीं आएगी। आपको पता है, मेरी दोस्त काजल की बहुत तबीयत खराब है। मुझे 3 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे उधार के तौर पर दे दीजिए। मैं आपके यहाँ ज़िंदगी भर मजदूरी करती रहूँगी और आपसे कभी 1 रुपया नहीं लूँगी। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। सुन लड़की, तूने क्या मुझे पागल समझा है जो मैं तुझे 3 लाख रुपए उधार दूंगा? कल से तुझे काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब। मांग तो ऐसे रही है जैसे 3 रुपए मांग रही हो। चल यहाँ से, और मेरे यहाँ काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर जमींदार अपने काम पर से भी अर्चना को निकाल देता है। जमींदार की बातें सुनकर अर्चना बहुत रोती है। एक तरफ काजल जिंदगी और मौत की लड़ाई हॉस्पिटल में लड़ रही थी, दूसरी तरफ बेचारी अर्चना पैसों के लिए इतना ज्यादा परेशान हो रही थी। अर्चना एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है।
मैंने डॉक्टर से कह तो दिया कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर दूंगी, लेकिन मैं कहाँ से करूंगी। बचपन में ही माता पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। बहन जैसी एक दोस्त मिली, अब उसकी भी जान खतरे में है। मैं उसे खो नहीं सकती। मुझे कुछ भी करना होगा, चाहे मैं खुद को बेच क्यों ना दूं, लेकिन मैं अपनी दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगी। काजल, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर अर्चना बहुत रो रही थी। अर्चना की यह सब बातें पास में खड़ी एक बूढ़ी औरत सुन रही थी। तभी वह बूढ़ी औरत अर्चना के पास आती है और अर्चना से कहती है, बेटा, क्या तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? मैं तुमसे जो करने के लिए कहूँगी, अगर तुम वो करने के लिए तैयार हो जाओगी तो तुम जितने चाहे उतने पैसे मुझसे ले सकती हो, लेकिन जैसा मैं तुमसे कहूँगी तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। अम्मा जी, मेरी दोस्त के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। बस मुझे पैसों की ज़रूरत है। बताइए मुझे क्या करना है? बेटा, मैं कोई मामूली बुढ़िया नहीं हूँ, मैं परियों की रानी हूँ। मैं एक जादूगरनी की बातों में आ गई और उसने मेरी जादुई सैंडल चुराकर बादलों में कहीं छुपा दी। मैं कब से तुम्हारी ही तरह किसी लड़की की तलाश कर रही थी, क्योंकि बादलों से जादुई सैंडल लाना इतना आसान नहीं। जो लड़की तुम्हारी तरह हिम्मत और निडर वाली हो, सिर्फ वो ही लाकर दे सकती है। क्या तुम बादलों से मेरी जादुई सैंडल लेकर आ सकती हो? अम्मा जी, मगर मैं बादलों से जादुई सैंडल कैसे लेकर आ सकती हूँ? मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी? अर्चना बेटा, बादलों से जादुई सैंडल लाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें वह जादूगरनी बहुत परेशान करेगी, लेकिन तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं हारनी। तुम अपनी बुद्धि और चालाकी से बादलों से जादुई सैंडल लेकर आओगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम किस तरह से बादलों से जादुई सैंडल लेकर आओगी। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत अर्चना को पंख लगा देती है और उसके बाद अर्चना उड़ते हुए बादलों में जाती है। तभी उसके सामने वह जादूगरनी आ जाती है और अर्चना से कहती है, सुन लड़की, मैं तुझे बादलों से जादुई सैंडल नहीं लाने दूंगी। मुझे पता है तुझे उस बूढ़ी परी ने भेजा है, मगर मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। उससे पहले मैं तुझे जान से मार दूंगी। जादूगरनी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बादलों से जादुई सैंडल लेकर ही आऊंगी। तुझे पता है, तेरा जादुई गोला जिसके अंदर तेरी सभी काली शक्तियां हैं, वह मेरे पास है। तेरे पास मेरा जादुई गोला कैसा आया? उसके अंदर तो मेरी सभी काली शक्तियां हैं। अगर वह नष्ट हो गया तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। ठीक है, तुम बादलों से जादुई सैंडल लेकर आ सकती हो, लेकिन पृथ्वी पर जाने के बाद मुझे मेरा जादुई गोला वापस करोगी। ऐसा कहकर अर्चना उस जादूगरनी से झूठ बोल देती है, क्योंकि अर्चना ने कुछ समय पहले लोगों से सुना था कि जादूगरनी की सभी काली शक्तियां उसके जादुई गोले में होती हैं। इसी तरह अर्चना अपनी बुद्धि और चालाकी से जादूगरनी से बचकर निकल जाती है और बादलों तक पहुंच जाती है। वहां जाकर अर्चना को जादुई 2 सैंडल दिखाई देती हैं। अर्चना यह देखकर दुविधा में फंस जाती है कि परी रानी की कौन सी जादुई सैंडल है जो उसे पृथ्वी पर लेकर जानी है। यहाँ बादलों में तो जादुई 2 सैंडल हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रानी परी की कौन सी जादुई सैंडल है? अब मैं क्या करूँ? अर्चना, अगर तुम मुझे अपने साथ पृथ्वी पर लेकर जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। तुम्हें पूरी जिंदगी कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमेशा तुम्हें ऐसी ही धन दौलत मिलती रहेगी, मगर तुम्हें उस बूढ़ी परी रानी को मारना होगा। उसके बाद तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी। अर्चना, मैं ही वो जादुई सैंडल हूँ जिसे लेने तुम यहाँ पर आई थी। तुम मुझे अपने साथ पृथ्वी पर ले जाओ और रानी परी को दे दो। रानी परी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने तुमसे झूठ बोला था कि वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगी। उनके पास तुम्हें देने के लिए 1 भी रुपया नहीं है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जादुई सैंडल अपने साथ पृथ्वी पर लेकर जाना चाहती हो। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मैंने अम्मा जी से वादा किया था कि मैं बादलों से उनकी जादुई सैंडल लाकर उन्हें दूंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। अगर वह मुझे कुछ नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी, मगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी।
ऐसा कहकर अर्चना बादलों से जादुई दूसरी सैंडल लेकर पृथ्वी पर आ जाती है और जादुई सैंडल बूढ़ी रानी परी को दे देती है। ये लीजिए अम्मा जी, बादलों की जादुई सैंडल। अब मुझे अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाना है, मैं चलती हूँ। अर्चना, तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल लड़की हो। बादलों की जादुई सैंडल सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर जरा भी लालच नहीं है। इसलिए तुम जादुई सैंडल को अपने साथ लेकर जा सकती हो। इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। मगर अम्मा जी, अगर जादुई सैंडल मैं अपने साथ ले जाऊंगी तो अब परी लोग वापस कैसे जाएंगी? बेटा, मैंने जादुई सैंडल को एक बार पहन लिया है, अब मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल चुकी हैं। अब तुम अपनी दोस्त का अच्छे से इलाज कराओ और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत परी के रूप में आ जाती है और परीलोक वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अर्चना जादुई सैंडल से बहुत सारी धन दौलत मांगती है और उसके बाद हॉस्पिटल में जमा कर देती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और काजल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी काजल अर्चना से कहती है, अर्चना, आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ठीक हुई हूँ। सच में तुम जैसी दोस्त पाकर मैं तो धन्य ही हो गई। मुझे डॉक्टर ने सब सच बता दिया था कि मेरे इलाज के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत थी और तुमने 3 लाख रुपए जुटाने के लिए कितनी मेहनत की। सच में अगर तुम जैसी दोस्त हो तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। ऐसा कहकर काजल अर्चना को गले लगा लेती है और दोनों दोस्त जादुई सैंडल की मदद से एक दिन बहुत अमीर हो जाती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती हैं।